नमस्ते सभी को। आप सबका स्वागत आज की इस चर्चा में जिसमें हम बात करेंगे मोदी सरकार के एक लेटेस्ट ऐसे एक्शन की जिसे देखकर प्रसन्नता होती है। अभी तक मेरा या मुझ जैसे आप जैसे बहुत सारे लोगों की मोदी सरकार से क्या बहुत सारी यूँ तो शिकायतें हैं, लेकिन एक मुख्य शिकायत क्या है कि नैरेटिव के स्तर पे, नैरेटिव के लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। नैरेटिव जब बनाया जाता है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक, आपको अपना एक ग्रैंड नैरेटिव खड़ा करना होता है, एक वृहत कथानक अपना बनाना होता है। दूसरा, जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, उन्होंने जो आपके बारे में झूठ फैलाया होता है, प्रपंच फैलाया होता है, उसका विनाश करना होता है, उसे डिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो जो पहला कंपोनेंट है, वो तो अभी भी मोदी सरकार द्वारा एक्टिवली नहीं दिखाई देता। हाँ, कुछ चैनल्स हैं जो अब मोदी का गुणगान करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो फेयर वेदर फ्रेंड्स जैसे ज़्यादा हैं कि आज हवा मोदी जी की बह रही है, हिंदुत्व की बह रही है, तो उसमें बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन जिन्हें कहा जाता है डेडिकेटिव नैरेटिव सेटर्स, वो अभी बहुत विरले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है कि विरोधियों के नैरेटिव को ध्वस्त करना, तो उसमें मोदी सरकार ने कल एक बहुत अच्छा काम किया। एक कश्मीरी हिंदू महिला, वो भारत में आई थी क्योंकि वो विदेश में पढ़ाती है, तो वहाँ से पढ़ती है, पढ़ाती है, वहाँ पर संस्थाएँ भी चलाती है। तो वो कल आई थी कर्नाटक में पार्टिसिपेट करने किसी कॉन्फ्रेंस में। तो सरकार ने उसे बैंगलोर एयरपोर्ट पर रोका, उसे थोड़ी देर डिटेन किया और फिर उसे वापसी जहाज चढ़ा दिया, लात मार के हमारे देश से उसे वापस निकाल दिया। अब प्रश्न जो नहीं जानते वो ये पूछ सकते हैं कि कश्मीरी हिंदू महिला है, तो वो तो सबसे अधिक प्रताड़ना जिन्होंने झेली है, वो समाज है हमारे देश का, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ना? तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि जो कश्मीर के हिंदू थे, उन पे जो अत्याचार हुए, वो किसने किए? वो किए वहाँ के मुसलमानों ने। कुछ विदेशी भी थे, लेकिन ज़्यादातर तो लोकल मुसलमानों ने किए। कारण क्या था? इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लाम का जिहाद उसका कारण था। जो उन्हें उनकी टीचिंग्स में सिखाया जाता है कि जो जितने गैर मुस्लिम हैं वो काफ़िर हैं और उनको भगाना, उनको डराना, उनको कन्वर्ट करना, उनको मारना, उनके बलात्कार करना, ये आपके जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह या क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह का एक हिस्सा है। तो वही उन्होंने किया भी। तो अगर ऐसा किया गया, तो कोई कश्मीरी महिला, कश्मीरी हिंदू महिला, कश्मीरी पंडित महिला यदि बात उठाएगी तो क्या उठाएगी? कि किस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, याद है ना? रलिफ-गलिफ चलिफ, इन सब चीज़ों के नाम पर किया गया। तो ये एक महिला है जो फ़िरंग से आई, विदेश से आई, इसका नाम है नितिशा कौल, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित। लेकिन सरकार ने इसे बेआबरू करके, वो बेआबरू एक तो फिज़िकल होता है वो नहीं, लेकिन लिटरली भगा दिया यहाँ से। तो क्यों भगाया? उसे जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये नैरेटिव क्या चलाती है। अब कोई मुसलमान बात करता है कश्मीर पे तो उसे डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन बेस्ट काम क्या होना चाहिए कि आप किसी भी कम्युनिटी को अगर देखेंगे तो हर कम्युनिटी में आपको पैसों के लिए बिकने वाले गद्दार मिल जाएँगे, अवेलेबल होते हैं। और हमारे जो प्रतिद्वंद्वी हैं, उनकी विशेषता यही है कि वो इस तरह के गद्दारों को, मक्कारों को खरीदने में एक्सपर्ट हैं और फिर उन्हें लाइमलाइट, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट्स हैं और वो ऐसा करते रहे हैं। सेम किया इस नितिशा कौल के साथ। इसने कुछ वर्ष पहले क्या किया था, 2019 में अमेरिका में अपनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी दी। अब ये भी खेल होता है कि अपने जो प्यादे हैं, उन्हें एक जिसे बोला जाता है ना सम्माननीय पद पे बिठा दो और क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, फिर ये माना जाएगा कि ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और ना भी बोल रहे हो तो आम व्यक्ति जिसे वास्तविकता नहीं पता होती, वो एक्सपर्ट की बात को सच मान लेता है।
तो हम थोड़ा-सा देखते हैं क्या नैरेटिव पैडल कर रही थी और यहाँ पर क्या करने आई होगी, जिसके कारण मोदी सरकार ने इसे वहाँ से गायब कर दिया। ये है इसकी टेस्टिमनी। ये है एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, लंदन, यूके में। ठीक है जी। अभी अपनी टेस्टिमनी में, अपनी गवाही में क्या खेल खेलती है, उस पे चलते हैं। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं सारी की बात नहीं करूंगा। जो मुख्य अंश हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं। सबसे पहले तो ये अपने क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश करती है कि मैं कश्मीर की हूँ और स्कॉलर हूँ, कश्मीर आती जाती रही हूँ, इसलिए मैं आपको मेरी जो बातें हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। और बाकी जो टिपिकल लिफाफेबाजी होती है कि मैं केवल कश्मीर की बात नहीं कर रही, मैं कश्मीर के लोगों की बात कर रही हूँ। और इसमें जब फिर इसने अपना खेल खेलना शुरू किया, सारा शब्दों का खेल है, हम उस पे बात करेंगे। तो ये क्या बात बताती है कि वहां कश्मीर में बहुत ही तानाशाही चल रही है और मैं चाहती हूं कि यहाँ पर एक कश्मीरी मुसलमान भी आना चाहिए क्योंकि वो वहां की मुख्य कम्युनिटी है। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा प्रताड़ना मिली है। आई डू विश दिस हियरिंग दैट हैड एटलीस्ट वन एक्सपर्ट विटनेस फ्रॉम मेन कम्युनिटी मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। जिनको सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव झेलना पड़ा वो कौन है? कश्मीर के मुस्लिम है। और ये कौन कह रहा है? कश्मीरी हिंदू महिला, कश्मीरी पंडित महिला कह रही है। आई होप यू will have further hearings where you can invite human rights defenders from the valley and they would be allowed to travel by the Indian government. अब भारत की सरकार इतनी तानाशाह है, वो तो आने नहीं देती। तो अगर आने देगी तो मैं वहां के जो ह्यूमन राइट्स पे आवाज उठाने वाले उनकी आवाज सुनना चाहूंगी। फिर कश्मीर इज अ लॉन्ग ड्रॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जबकि भारत का ये स्टैंड है और जो वास्तविकता है वो यही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो तो हमारा एक गधा था प्रधानमंत्री जो नेहरू, वो उसे उठा के यूएन में ले गया था, नहीं तो ये तो हमारा इंटरनल मामला है जिसे ये लड़की, ये महिला इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बोलती है। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों को बहुत परेशान किया है। और कश्मीर को क्या बोलती है? कंटेस्टेड टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि उन्हें अब ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, कश्मीर के पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं। भारत क्लेम करता है कि जम्मू और कश्मीर इसका इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन स्टिल अब ये सारा मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, शब्दों का खेल है। और मैंने इसे पूतना क्यों कहा है? इसका नाम पूतना कॉल या पूतना निताशा होना चाहिए था, क्योंकि वो भी अंदर जहर भर के लाई थी, बाहर जहर नहीं दिखता था, बाहर से तो एक लड़की दिखती थी। तो इसका भी वही स्थिति है। India claims Jammu and Kashmir to be an integral part, but continues to show profound contempt for people of the same Kashmir and deny them basic rights. और जो भारत सरकार है वो कश्मीर में जो उनके मूल मानव अधिकार हैं वो भी नहीं देती है। अच्छा, इस टेस्टिमनी में आपको जो दिखाई दे रहा है वो तो यहाँ है ही, जो चीज नहीं दिखाई दे रही वो क्या है? टेररिज्म। एक बार नहीं इस शब्द का इसने उपयोग किया, जो आतंकवादियों ने किया उसके लिए नहीं यूज किया। जिहाद, उसका उपयोग इसने नहीं किया। किताल फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम के लिए मारना, उसका इसने नाम नहीं लिया। उसको नाम इसने क्या दिया है? आर्म्ड ऑपोजिशन टू इंडियन ऑक्यूपेशन। तो जो टेररिस्ट हैं वो हथियारबंद विरोधी हैं या विद्रोही हैं क्योंकि भारत ने वहां पर कब्जा कर रखा है। ये नैरेटिव ये पिछले कई वर्षों से विदेशों में चला रही है और यही भारत में चलाने आई थी। हर बेचारे कश्मीरी को पता है कि वहां पर एक के बाद एक नरसंहार हुए हैं। वो आगे आपको पता लगेगा कि किन नरसंहारों की बात करती है। फिर ये विशेष इसने जो टेस्टिमनी दी थी, जो गवाही दी थी, वो थी जब धारा 370 को निरस्त किया था भारत सरकार ने। तो वहां इसका कहना है कि वहां पर
हर तरह के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ऑल परसुएशंस वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो और वहां पर कोई टेररिस्ट संगठन नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेल्फ डिटर्मिनेशन सीख कर रही हैं। क्यों? तो अपना निजी हक मांग रही हैं। और जो भारत है, भारत की सरकार है, वो वहां पर एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज कर रही है, लोकतंत्र के विरुद्ध जा रही है। और जो इलेक्शंस हुए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा विभाजनकारी हैं, और बहुत लोगों ने उनका बॉयकॉट किया है, जिसके कारण जो प्लेबिसाइट यानी अलग होने की जो मांग थी, वो जो यूनाइटेड नेशंस में रखी गई थी, उसे इन्होंने लगभग क्या बोले, रिडंडेंट कर दिया है। जो इसका शब्द है हम वही यूज कर लेते हैं। तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि जो भारत की सरकार है उसने कश्मीर की जो स्वायत्तता थी उसका विनाश कर दिया है। और ये बहुत ही अनपॉपुलर एक्टिविटी है, और ये तानाशाही की है। ये तो फिर से वही आ गया। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। हाँ, अब हम देखते हैं जी कि इसने पूरी जो टेस्टिमनी है उसमें जो मुस्लिम शब्द का उपयोग किया है वो लगभग 20 बार किया है। और उससे वो क्या रंग दे रही है जरा वो देखिए। मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड कौन है? कश्मीरी मुस्लिम्स है। फिर कुछ जगह पे इक्वेट करके दिखाया कि मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू और सिख माइनॉरिटीज हैं, उन सब पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी क्योंकि धारा हटा दी गई है। ये एक न्यूट्रल छोड़ दीजिए इसे। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? कि मुस्लिम और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें भारत दुश्मन की तरह देखता है, जबकि वास्तविकता में यहाँ पर इतना तृप्तिकरण मोदी जी ने शुरू कर रखा है कि जो हिंदू है वो अपने आप को फिर से ठगा हुआ महसूस करते हैं। द प्राइमरी फोकस इज ऑन डेमोनाइजिंग। यहाँ पर जो मुसलमान है उनको डेमोनाइज करके दिखाया जा रहा है और उन्हें हाशिए पे धकेला जा रहा है। बहुत सारे मुसलमानों की लिंचिंग कर दी गई है। मिलियंस जो है, यानी मिलियंस 10 लाख होता है, तो लाखों की संख्या में यहाँ पर मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, स्टेटलेस कर दिया गया है। और फिर ये कहा गया कि अब ये सीएए के बारे में बता रही है कि जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता, यदि वो मुसलमान नहीं है तो उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। 8वां पॉइंट क्या बताती है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ऐसे चेले हैं जिन्होंने कहा कि हिंदू मर्दों को चाहिए कि वो मुसलमान महिलाओं की लाशें उनकी कब्रों में से निकाल कर उनके बलात्कार कर लें। तो मुस्लिम हमेशा विक्टिम दिखेगा आपको। पॉइंट नंबर 9 कि यहाँ पर जो कश्मीरी मुसलमानों के अगेंस्ट वायलेंस करता है उसे हीरो बनाकर पेश किया जाता है। 10वां पॉइंट क्या है कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो एक परफेक्ट दुश्मन है, जिन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि वो डेंजरस हैं, कट्टरपंथी हैं, देशद्रोही हैं, विघटनकारी हैं और आतंकवादी हैं। अब ये इनमें से कौन सी चीज है जो स्टीरियोटाइपिंग है और सच नहीं है? 11वां पॉइंट क्या बताती है कि पहले तो हिंदू मुस्लिम हेट्रेड यहाँ पे थी ही नहीं, लेकिन अब जो मुसलमान है उन्हें डेमोनाइज किया जा रहा है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं और बच्चियां हैं उनके बलात्कारों को ट्रिविलाइज किया जाता है। सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स हैं वो जब कश्मीरी मुसलमान मारे जाते हैं तो उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं। 14 पॉइंट तो ये हो गए। अब आगे देखिए कि सारे जो मुसलमान हैं उनको यहां पर पनिश करने की कोशिश की जाती है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या हुई है कश्मीर में, हुई तो बाकियों की भी है लेकिन अधिकतर जो है वो मुसलमानों की हुई है। फिर जब सफर कर रहे हैं तो सारे ही सफर कर रहे हैं, हिंदू सिख मेन वुमेन और मुस्लिम कर रहे हैं। और मुसलमानों की कश्मीर में सबसे ज्यादा उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी जो है वो कश्मीरी मुसलमानों को झेलनी पड़ रही है। ये इसके 19 पॉइंट हैं जहां पर इसने मुसलमानों का उल्लेख किया है, और आप नोट कर सकते हैं कि सभी में उनको या तो विक्टिम दिखाया जाएगा, बेचारे दिखाया जाएगा, प्रताड़ित दिखाया जाएगा। एक भी जगह पर उन्हें कहीं पर भी मुजरिम के रूप में पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने गिरिजा टिक्कू को नहीं मारा,
बलात्कार नहीं किया, उसको आरे से नहीं चीरा जब वो जीवित थी, उन्होंने गंजू को नहीं मारा, उन्होंने टपलू को नहीं मारा, उन्होंने कोई आतंकवाद नहीं फैलाया। और उसी प्रकार हिंदुओं के बारे में क्या इसने रेफरेंस, क्या पॉइंट्स दिए हैं, जहां भी हिंदू रेफरेंस है वहां पे क्या है? राइज ऑफ द पॉलिटिकल राइट इन इंडिया, हिंदुत्व डेवलपमेंट मिक्स, एक लिंक दिया था इसमें। लेकिन अदरवाइज हिंदू शब्द जहां जहां है वहां या तो आया है कि ये हिंदू जो थे मुसलमानों के साथ वहां बड़ी शांति से रह रहे थे। तीसरा पॉइंट, बीजेपी इज एवोर्डली हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। चौथा है कि इनकी ये सोचा है कि हमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है जहां पर हिंदू सुप्रीमेसी जो है उसका राज होगा। ओके, और यहां पर हिंदू राष्ट्र एक सच्चाई बनता हुआ दिखाई देता है। फिर योगी आदित्यनाथ वाली बात फिर से आ जाती है कि उसने एक हिंदू चेतना रैली में पार्टिसिपेट किया था जहां पर उसके साथी ये कह रहे थे, उसके चेले ये कह रहे थे कि हिंदुओं को चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं की लाशें निकाल कर उनके बलात्कार करें। 7वें नंबर पे हिंदू शॉविनिस्ट्स, हिंदू कट्टरपंथी ताकत में है जिनके लिए कश्मीरी मुसलमान परफेक्ट एनिमी है। 8वां पॉइंट, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कश्मीर वैली वाज रिलेटिव एब्सेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम हेट पॉलिटिक्स, के 80 के दशक तक तो यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम हेट थी ही नहीं। 9वां पॉइंट कि यहां पर जो हिंदू हैं, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो अगर बलात्कार भी करते हैं तो भी उन्हें डिफेंड किया जाता है, उनका बचाव किया जाता है। उसके एग्जाम्पल के रूप में कठुआ रेप केस को प्रेजेंट किया गया है। जबकि अगर आपने मधु किश्वर जी की किताब नहीं पढ़ी है, द गर्ल फ्रॉम कठुआ, तो उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली ये बताया है कि किस प्रकार से वो जो बलात्कारी थे वो हिंदू नहीं थे, हिंदुओं को जानबूझ के फंसाया गया उसमें। 10वां पॉइंट यहां पर ये फिर से कि सभी ने सफर किया, वहां पर हिंदू नाम आता है। और 11वां कि हिंदू शॉविनिस्ट्स इन इंडिया प्रेज्ड हिम एज अ हीरो। हिंदू शॉविनिस्ट यानी हिंदू कट्टरपंथी, तो 11 बार हिंदू शब्द का रेफरेंस आता है, एक भी बार वो विक्टिम के रूप में नहीं है। वो एग्रेसर हो सकता है या वो सिखों के साथ, सॉरी, मुसलमानों के साथ साथ रह रहा था, बस इतना ही है। ये है ओवरऑल पिक्चर जो प्रेजेंट की जा रही है कि मुसलमान या तो विक्टिम होता है, कभी भी वो आक्रांता, टेररिस्ट, आतंकवादी, हत्यारा, बलात्कारी नहीं होता, वो सदा ही शिकार होता है। और हिंदू कभी भी शिकार नहीं होता, वो कट्टरपंथियों से मिलके कश्मीर में जहर फैला रहा है। ये है आपके लिए पूतना नितिशा कौल, और मोदी जी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि इस राक्षसी को उन्होंने एयरपोर्ट से वापस भगा दिया। और आशा करते हैं कि ऐसी ही एक्टिविटीज हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, इस पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और यथासंभव हमें सहयोग करें, उससे हमें सहायता मिलती है। नमस्ते। नमस्ते।